नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सभी देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम ग्लोबल चश्मा और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। मेरे साथ इस चर्चा में आज दो बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं और सबसे पहले जल्दी से आप सभी से उन्हें मिलवा देते हैं। हमारे साथ नीरज राजपूत हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं और लेखक भी हैं। बहुत स्वागत है नीरज जी आपका एनएमएफ न्यूज पर। साथ ही निपुण जी भी है हमारे साथ, शिक्षाविद, लेखक और विदेश मामलों के जानकार। बहुत स्वागत है निपुण जी भी आपका। और आज हम चर्चा करने वाले हैं बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो पिछले कई दिनों से चर्चा में है। हम बात कर रहे हैं चीन और भारत के मुद्दे को लेकर। जी हां, जिस तरीके से ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जाने से पहले एक दिन पहले ही चीन से जो हमारा विवाद पिछले 2020 से चला आ रहा था, जो क्लैश हुआ गलवान में, उसके बाद काफी सारी चीजें जो हैं वो बिगड़ गई थी, गड़बड़ा गई थी। दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं उनमें कड़वाहट पैदा हो गई थी। लेकिन एक समझौता होता है और समझौता होने के बाद दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो पीछे हटने की बात जो है वो कह दी जाती है। इस पर चीन ने भी पुष्टि कर दी है, ये एक बड़ी बात है। अब इसके बाद 5 साल बाद जो ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, शिखर सम्मेलन कजान में जब सामने आती है तो काफी सारी चर्चाएं होती हैं, काफी सारी बातें होती हैं। और इस मेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से 3 शब्दों का प्रयोग किया एक दूसरे के संबंध में कि म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी, ये इस तरीके से जब उन्होंने कहा तो ये बताने की कोशिश की कि अगर हम आपस में एक दूसरे का सम्मान करेंगे और शांति बनाए रखेंगे तो ही हम प्रगति कर सकते हैं, साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। अब इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं। बेसिक जो हमारी जो चर्चा रहेगी वो इस पर रहेगी कि आखिर चीन जो है वो झुक कैसे गया, हुआ क्या, कैसे कूटनीतिक जीत जो है भारत की हुई है। नीरज जी, सबसे पहले कमेंट में आपसे चाहूंगा कि आखिर क्या हुआ है, ये कैसे हुआ है। थैंक यू चेतन, जुड़ने के लिए और जोड़ने के लिए एनएमएफ न्यूज के साथ। देखिए, ये जो जैसा कि आपने बताया कि 4 साल से ये हमारा तनाव चल रहा था, हमारा विवाद चल रहा था, फेस ऑफ चल रहा था। 50-50 हजार सैनिक हमारे वहां पर आमने सामने थे और उसके अलावा टैंक, तोप, मिसाइल सब वहां पर हमारे तैनात है पूर्वी लद्दाख में। 2020 से पहले जो हमारी जो डिप्लॉयमेंट थी, हमारी सेना की डिप्लॉयमेंट बहुत कम थी। हमारी महज एक छोटी सी डिवीजन वहां पर तैनात रहती थी। लेकिन आज के समय में देखेंगे तो पूरी एक कोर की तरह हम लोग मान सकते हैं कि वहां पर एक तैनात रहती है। हमारी एक स्ट्राइक कोर भी वहां तैनात रहती है। जो मथुरा में हमारी स्ट्राइक कोर है उसको हमने उठा के सीधा वहां डिप्लॉय कर दिया था। तो इतनी बड़ी तैनाती हमारी इस वक्त वहां पर थी। इसी तरह से चीन ने, क्योंकि कोरोना महामारी चल रही थी, वहां कर दिया। अब बात आती है कि आखिरकार ये 4 साल बाद तैयार क्यों हुए, क्योंकि पहले जो हमारे फेस ऑफ हुए थे वो 25 दिन का हुआ, 72 दिन का हुआ और अब ये 4-4.5 साल हो गए इसको। देखिए, इसके बड़े कारण है। पहली बात तो ये कि दोनों देशों की इतनी बड़ी संख्या में तैनाती, ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट जो है इतनी ऊंचाई वाले ऐसे टेरेन में जहां पर 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर सैनिक तैनात रहते हैं। हमारी वहां पर पोस्ट है, वहां पर -40-50 डिग्री टेम्परेचर गिर जाता है। उसके बाद इतनी सर्दी, इतनी ठंडी हवाएं चलती हैं, -10 डिग्री टेम्परेचर गिर जाता है। तो एक तो विषम परिस्थितियां वहां पर थी दोनों के लिए। एक तो दुश्मन हमारे सामने जो सैनिक वाला है, जो चीन और अगर इंडिया को मान ले तो, और दूसरी तरफ जो है ये मौसम इतना खतरनाक वहां पर दुश्मन है हमारा, वहां पर उससे भी जूझना पड़ रहा है सैनिकों को। तो ये चीन ने आखिरकार क्यों, कैसे झुक गया ये, उसे लगने लगा कि 4-4.5 साल से कुछ हो नहीं रहा। वहां पर आप सिर्फ खड़े हुए हैं, फेस ऑफ है, एक दूसरे को देख रहे हैं, ना आगे बढ़ रहे हैं ना पीछे बढ़ रहे हैं, उसी जगह वैसी स्थिति बनी हुई है। तो क्यों ना हम इसका एक रास्ता निकाला जाए। ये तो हुआ ऑपरेशनल जो कारण हुआ। लेकिन इसका एक बड़ा कारण चेतन ये भी है कि इस वक्त हम लोग देख रहे हैं कि जो साउथ चाइना सी है या ताइवान के खिलाफ जो है चीन बहुत आक्रामक है। और वो आक्रामकता की जो कारण है वो यूक्रेन युद्ध है। क्योंकि जैसे लगने लगा चीन को कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया और उसके काफी एरिया को कब्जा कर लिया, ठीक चीन भी उसी नीति पे चल रहा है। उसका यह मानना है कि अगर मैं ताइवान को आज कैप्चर कर लेता हूं तो कोई देश जो बचाने के लिए नहीं आएगा, कंधा जरूर इस्तेमाल कर लेंगे, हथियार दे देंगे, अमेरिका दे देंगे, नाटो कंट्रीज दे देंगे। तो वो चाहता नहीं था कि अगर वो ताइवान में इस तरह का कोई ऑपरेशन करता है जैसे कि रशिया ने किया यूक्रेन के खिलाफ, तो वो चाहता नहीं था कि टू फ्रंट पे उसको लड़ना पड़े। क्योंकि यहाँ भारत के साथ भी फ्रंट उसका खुला हुआ था, अगर यहाँ पर भी एक कॉन्फ्लिक्ट जोन बना हुआ था, अगर यहाँ पर जरा सी भी चिंगारी लग जाती तो यहाँ पर भी युद्ध जैसी स्थिति बन जाएगी। तो चीन ये चाहता नहीं था कि टू फ्रंट पर वो यहाँ पर किसी भी तरह से जूझ सके। इसलिए हालांकि दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी उसके पास है, 20-25 लाख सैनिक है, लेकिन आप देख रहे हैं किस तरह से रशिया जैसी एक महाशक्ति को यूक्रेन जैसे कम शक्तिशाली देश के खिलाफ जो है कितना समय लग रहा है उसके खिलाफ जीतने के लिए, एक निर्णायक जीत के लिए। तो चीन ये चाहता नहीं था, टू फ्रंट वॉर चाहता नहीं था कि वो इस तरह से जूझे। इसलिए उसने भारत के साथ जो है सोचा कि आप जो है इसके साथ शांति बना के रखें।
दूसरा एक बड़ा कारण ब्रिक्स का, जो आपने जिक्र किया, ब्रिक्स में जो कि भारत, चीन और रशिया मेन कंट्रीज हैं, साउथ अफ्रीका, ब्राजील के साथ, तो वो चाहता नहीं था। रशिया भी प्रेशर डाल रहा था कि आप जो है समझौता करें, आप जो है शांति बना के रखें, हम जो आपस में जो 3-4 कंट्रीज हैं, जो RIC का, जो रशिया, इंडिया, चाइना है, इसमें हम लोग इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये सब कारण थे जिसके कारण चीन जो है तैयार हुआ कि भारत के साथ जो है आपको समझौता कर लेना चाहिए। अगर आप कहें तो मैं भारत की भी बता देता हूँ कि भारत क्यों तैयार हुआ इसके लिए। भारत की भी स्थिति वही है, ऑपरेशन डिप्लॉयमेंट है, इतनी बड़ी संख्या में सैनिक वहां तैनात है। और दूसरा, अभी आज के समय में हमारा जो तनाव है, जो हमारा जो टसल जो है शुरू हो गई है वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, जो अमेरिका के साथ शुरू हुई, कनाडा के साथ जो शुरू हुई, और जो एक पश्चिमी देशों ने इस बात को हवा से बना लिया है कि आप जो है हमें यूक्रेन में जो जंग चल रही है, रशिया के खिलाफ आप नहीं खड़े हो रहे हैं, आप साथ नहीं दे रहे हैं, अगर आपको कल जरूरत पड़ती है चीन के खिलाफ लड़ने के लिए तो आप हमारी मदद के लिए आएंगे। तो भारत ने एक तो जो पन्नू वाला मामला, खालिस्तान वाला मामला, इन सबको देखते हुए भारत भी यह सोचता है कि एक साथ इतनी सारी महाशक्तियों से आप टक्कर लेने की जरूरत नहीं है। आपको इस ग्लोबल विलेज है, इसमें आपको रहना ही रहना है। तो आप चाहेंगे नहीं कि आप अमेरिका जैसा कंट्री के साथ आप टसल करें, कनाडा के साथ करें और फिर दूसरी तरफ चीन के साथ करें। तो भारत ने भी सोचा कि इसमें भलाई है, और भारत ने भी सोचा कि आप इसके साथ समझौता कर लें। और ये एक बहुत बड़ा समझौता है जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे कि आप इतना बड़ा समझौता भारत और चीन कर सकते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज के लिए ये मान सकती हैं कि ये मास्टर स्ट्रोक था, या फिर उनको क्लीन बोल्ड जो है भारत की और चीन की डिप्लोमेसी कर दिया। पूरी दुनिया की नजरें भी इस पर है। निपुण जी, ये समझौते के बाद, हालांकि बेहद ऐतिहासिक समझौता है, एक बहुत बड़ा समझौता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या हम गलवान क्लैश भूल जाएंगे? नहीं, देखिए, गलवान क्लैश नहीं भूलेंगे, 62 नहीं भूलेंगे, 67 नहीं भूलेंगे, 87 नहीं भूलेंगे, 2013 नहीं भूलेंगे, और 2017 डोकलाम नहीं भूलेंगे। देखिए, लेकिन होता क्या है कि जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं तो इंटरनेशनल रिलेशन की एक बहुत खास बात बोली जाती है कि यहाँ कोई परमानेंट एनिमी नहीं होता और परमानेंट कोई आपका फ्रेंड नहीं होता। परमानेंट केवल एक चीज होती है, वो होता है आपका नेशनल इंटरेस्ट। चीन का अपना नजरिया है, हमारा अपना नजरिया है। चीन अपने नजरिए से दुनिया को देखता है, वो कहता है कि एक मिडिल किंगडम सिंड्रोम है, पूरा एरिया कभी किसी जमाने में मेरा था, इस पर मेरा ही कंट्रोल होना चाहिए, मेरा नियंत्रण होना चाहिए। चीन की जो ये आवाज उभर कर आई है 90s के बाद उभरने लगी है, खासतौर से 2010 के बाद। और कोई भी देश जब तरक्की करता है, ताकत बढ़ाता है, तो उसकी ताकत बढ़ाने की डायरेक्शन देखी जाती है, किस डायरेक्शन बढ़ाता है। देखिए, चीन का जो साम्राज्यवादी नजरिया है, हालांकि ये 50 में दिखने लगा था, इसको तो मैं बहुत डीपली जाऊं तो मैं डीपली जाके कहूंगा कि चीन ने जो अपने यहाँ पर सत्ता परिवर्तन किया, यानी कि पहले वहां पर क्या था, आपका मोनार्क था, मोनार्क से कम्युनिस्ट आए, और कम्युनिस्टों ने क्या किया था, अपनी एक फोर्स बनाई थी, और उस फोर्स में किसानों और मजदूरों को साथ में लेकर फोर्स बनाई। इसको लेकर वो केएमटी ग्रुप से लड़े। केएमटी यानी कि जो मोनार्क को समर्थन करते थे। वो जो 10 लाख की सेना तकरीबन की बनी चीनियों की, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी की, और जो अक्टूबर 1949 में चीन पर इस पर कंट्रोल हुआ। बात ये थी कि उस आर्मी को नए नए टारगेट देने थे, नहीं तो क्या था कि वो आर्मी जो थी उनकी पॉलिटिकली क्या करती, कंट्रोल करते। अब बहुत डीपली मैं बात कर रहा हूँ, बहुत गहराई की बात करने का प्रयास कर रहा हूँ। पाकिस्तान में क्या होता है कि पाकिस्तान के फेलियर होने का कारण क्या था? पाकिस्तान के फेलियर होने का रीजन ये है कि पाकिस्तान ने हिंसा के माध्यम से अपने राष्ट्र का निर्माण करने का प्रयास किया। तो उसके चरित्र में आज भी हिंसा आपको दिखती है, चाहे वो हमारे यहाँ पर टेररिस्टों को भेजना हो या उसके यहाँ पर डिस्टर्बेंस हो। चीन ने क्या किया कि आर्मी को ताकत ना देकर बल्कि आर्मी को नए नए टारगेट देकर जाने का प्रयास किया कि आपको नए नए टारगेट, जिसमें आपका आर्मी उलझे रहे और आर्मी कभी ये ना कहे कि हम सेटिस्फाइड हो गए हैं। जैसे पहले उन्होंने तिब्बत पे कब्जा किया, तिब्बत पे कब्जा करने के बाद उन्होंने नई थ्योरी दे दी, पाम फिंगर थ्योरी, कि लद्दाख भी हमारा, नेपाल भी हमारा, सिक्किम भी हमारा, भूटान भी हमारा, नेपाल भी हमारा, नया थ्योरी दिया। 2013 में चीन की जो पीएलए है उसका एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ। ये डॉक्यूमेंट लीक किया ताइवान की न्यूज एजेंसी ने। उसने कहा कि चीन की जो पीएलए है उसके 6 टारगेट है जो 2060 तक वो पूरे करेगा। यानी कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने पीएलए को टारगेट दिए हुए हैं, और टारगेट क्या क्या दिए हुए हैं कि 2025 तक ताइवान को कब्जा कर लेना है एनी हाउ, जैसा भी नीरज जी बता रहे थे।
2025 तक, मैं आपको उसका डॉक्यूमेंट भी दे सकता हूँ, आप उसको कमेंट में लिंक डाल दीजिएगा, वो जो एजेंसी का दावा है 2060 तक ऐसे कई सारे, एक उनका अरुणाचल प्रदेश पे कंट्रोल करने का दावा है कि हम कंट्रोल करेंगे। यहां तक आप देखें जो जापान का सेकाकू आइलैंड है उसको कंट्रोल करने का दावा है, और रूस का भी व्लादिवोस्तोक जो है उसको 2060 तक कंट्रोल करने का दावा है। तो 2060 तक के 6 वो ऑलरेडी चीन के लिए टारगेट है, चीन की आर्मी के पास। तो जिस देश की इस प्रकार की पॉलिसीज हो, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटेजिक कल्चर, इसको हम लोग बोलते हैं। अब देखिए भारत भी अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा है, लेकिन भारत अपनी शक्ति का विस्तार शांति की स्थापना के लिए कर रहा है। और भारत क्या बोलता है कि हम विश्व गुरु बनेंगे, विश्व मित्र बनेंगे। और ये बात सही है कि हम शक्तिशाली होने के बाद ही विश्व में शांति ला सकते हैं, लेकिन चीन ये कहता है कि हमको शांति की बात तो बाद की बात है, हमें पहले ऑर्डर चेंज करना है। जो ऑर्डर में आज मोनोपोली हेजोनोमस जो है वो किसका है, अमेरिका का है, उसको उसके हेजोनोमस को बदलना है। और उसी के हेजोनोमस को बदलने के लिए उन्होंने ब्रिक्स बनाया, उन्होंने एससीओ बनाया, उन्होंने आरआईसी की बात की। देखिए आरआईसी जो बात कर रहे थे नीरज जी, आरआईसी की बात 96 में रशिया ने कहा कि रशिया, इंडिया, चाइना, ये 3 देश ऐसे हैं जो अमेरिका की हेजोनोमी को तोड़ सकते हैं। लेकिन था क्या कि रशिया, चाइना तो पास में अलाई हो गए। रशिया तो पुरानी शत्रुता लेके चल रहा है अमेरिका से कि इन्होंने उनके टुकड़े कराए, अब हम इनके टुकड़े कराएंगे, वो एक मानसिकता है। चाइना और अमेरिका की जो लड़ाई है वो लड़ाई है आज वर्ल्ड का लीडर बनने की, जिसको हम लोग अंतरराष्ट्रीय संबंधों में शब्द देते हैं। एक टेक्नोलॉजी, एक नया टर्म आई है आईआर में, हम उसको बोलते हैं थेरोडाइजस ट्रैप। थेरोडाइजस ट्रैप ये कहता है कि जब एक उभरती हुई शक्ति और एक स्थापित शक्ति आपस में जब संघर्ष करती है कि वर्ल्ड का बॉस कौन बनेगा, तो उनमें टकराव होना, युद्ध होना अवश्यंभावी है। तो इन दोनों का तनाव इसलिए था। लेकिन भारत इस बीच में एक ऐसा देश है जो एक स्विंग स्टेट है, जैसा कि अमेरिका ने भारत को कहा स्विंग स्टेट। स्विंग स्टेट इसको कहा जाता है कि जो विश्व में एक बड़ी भूमिका तो चाहता है, लेकिन विवाद के माध्यम से नहीं बल्कि सहयोग के माध्यम से। और भारत कोई उसी के बाद 96 के बाद हम बात करें, 98 में हालांकि हमने अपना टेस्ट किया, परमाणु टेस्ट किया, तब भारत अमेरिका के संबंध खराब हुए थे। लेकिन अब देखें 98 के बाद ही बिल क्लिंटन भारत की यात्रा पर आते हैं, और भारत की यात्रा पर आने के बाद क्लिंटन और आपका अटल जी की जो जुगलबंदी होती है, उसी से संबंधों की शुरुआत होती है। और जॉर्ज बुश, अब इंटरेस्टिंग बात देखिएगा, 2006 में ब्रिक्स की स्थापना की बात होती है। हालांकि ब्रिक्स की स्थापना का विचार 2001 में खुद आ चुका था, चीन के द्वारा दिया जा चुका था, और ब्रिक्स शब्द का प्रयोग पहले हो चुका था, उससे पहले आरआईसी की बात हो चुकी थी। और फिर 2009 में 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद 2009 में पहली बार आपका ब्रिक की समिट होती है। ब्रिक कौन, आपका ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। और फिर 2010 में साउथ अफ्रीका, और अभी इसमें 9 देश और, जिसमें एक बात हो रही है, 9 देश आपके हो गए, 10वें के बाद सऊदी अरब की हो रही है। सऊदी अरब अभी डायलेमा में है, बाकी ईरान देखें, आप अगर देखें यूएई देखें, ये सब अलाइनमेंट कर चुके, जुड़ चुके हैं। तो बात यहाँ पर यह है कि चीन का जो भी आप मैटर देखेंगे, चीन अपनी शक्ति का जो विस्तार कर रहा है वो अमेरिका की चुनौती के लिए कर रहा है। भारत का इस प्रकार का विचार नहीं है। और अभी जो बात चल रही है कि क्यों चीन राजी हुआ, चीन राजी क्यों हुआ, क्या रीजन है? देखिए जिस प्रकार से वेस्ट ब्लॉक के साथ भारत के संबंध खराब हुए हैं, नहीं तो अब तक चीन लगातार, चीन का अगर आप न्यूज जो आउटलेट है ग्लोबल टाइम्स, अगर आप ग्लोबल टाइम्स के बहुत सारे आर्टिकल को पढ़ेंगे, वो ओपनली बोलता है कि इंडिया इज अ कैप्टन ऑफ अमेरिका, और इंडिया जो है अमेरिका के अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज को बनाता है। लेकिन हाल फिलहाल में जो तनाव हुए, एक तो वो रीजन रहा, चीन रशिया को लगा कि भारत जो हमारे तरफ शिफ्ट हो सकता है, पहली बात। दूसरा, ब्रिक्स की कामयाबी मायने करती है। ब्रिक्स जो है वो आपका एससीओ के जैसा नहीं है। एससीओ में पाकिस्तान मेंबर बना, भारत के पास ऐसी ताकत नहीं थी कि वो पाकिस्तान को रोक सके। लेकिन ब्रिक्स में एक बड़ी बात ये होती है कि अगर कोई देश ये कहते कि हम इसको शामिल नहीं होने देंगे तो नहीं होगा। और इस समय क्या हो रहा है कि 43 कंट्री ब्रिक्स का मेंबर बनना चाह रहे हैं, और ब्रिक्स क्या हो रहा है, अपना एक्सपेंशन कर रहा है। धीरे धीरे जिस प्रकार से एक्सपेंशन ब्रिक्स का हो रहा है, ये कहीं ना कहीं G20, G7 पुरानी बातें हो जाएंगी। और अगर यहाँ पर इंडिया पीछे हट जाता किसी तरीके से, तो ब्रिक्स की जो संकल्पना लेकर आया चीन, वो पुराने जमाने की बात हो जाती। तो मैं इसको ब्रिक्स के संदर्भ में भी देखता हूँ, ताइवान के संदर्भ में भी देखता हूँ,
इसके अलावा चीन का जो इकोनॉमिकल आप ग्रोथ देखेंगे वो लगातार अब इसमें एक सवाल और आ जाता है, एक सवाल इसमें बीच में से निकल के आता है नीरज जी, कि जिस तरीके से चाइना ने इसकी पुष्टि की कि ठीक है, हम एलएसी पर पेट्रोलिंग का जो समझौता हुआ है उसे मानने के लिए तैयार हैं, और जो 2 एरिया में जो क्लैश एक तरीके से चल रहा था 2020 के बाद से, वो अब कहीं ना कहीं सुलझता हुआ नजर आता है। लेकिन हम अरुणाचल प्रदेश जब जाते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में हम अपने एरिया में, हालांकि अरुणाचल प्रदेश हमारा ही है, लेकिन वो जिस तरीके से दावा करते हैं, और हम अपने एरिया में अगर एक पॉइंट का नाम, एक चोटी का नाम छठे दलाई लामा के नाम पर रख लेते हैं, तो चाइना के विदेश मंत्री उस पर आपत्ति जाहिर करते हैं, आपत्ति जताते हैं, उनको मिर्ची लग जाती है। एक तरफ ब्रिक्स में आप ये बात कहते हैं कि हमें साथ चलना चाहिए, दूसरी तरफ अब चीन का जो लद्दाख वाला जो मुद्दा है वो भी आप सुलझा लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश पे आपकी नजर क्यों है? देखिए चेतन, बिल्कुल वाजिब सवाल है आपका, क्योंकि देखिए ये जो समझौता हुआ है भारत और चीन के बीच में, ये सिर्फ और सिर्फ पूर्वी लद्दाख के लिए हुआ है। हमारी जो सीमा यानी कि जो विवादित सीमा है, वो 3488 किलोमीटर लंबी है, जो कि पूर्वी लद्दाख से शुरू होकर फिर वो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक जाती है। जो हमारा 2020 से जो हमारा विवाद चल रहा था, वो यहाँ चल रहा था पूर्वी लद्दाख में, गलवान की जो क्लैश हुई थी। जो हमारा विवाद है चीन के साथ इस बॉर्डर को लेकर, वो तो 60 के दशक से 1962 के युद्ध का युद्ध ही इसलिए हुआ था, और वो इन सेक्टर्स में लड़ा गया था, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे फिर वो पूर्वी लद्दाख हो, या फिर अक्सई चीन, तो उन्होंने पूरा हमारा कब्जा करके रखा हुआ है, जिसके लिए हम लोग हमेशा प्रयासरत रहेंगे कि हम उसको वापस लेकर रहेंगे, चीन के साथ लेकर रहेंगे, जैसे भी लेकर आए, अभी नहीं तो आने वाले समय में, निकट भविष्य में। तो ये विवाद हमेशा रहेगा। अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल ठीक कहा आपने, उनकी नजर रहती ही रहती है, लेकिन एक बार याद रखना पड़ेगा अब चीन को भी, और चीन को अच्छी तरह से जानता है। ये 1962 वाला नहीं कि तेजपुर तक पहुंच जाएगा, मिसामारी तक पहुंच जाएगी, चीनी पीएलए सेना पहुंच जाएगी। इस वक्त जो अरुणाचल प्रदेश में जो हमारी जो कम से कम 2 कोर हमारी हमेशा वहां तैनात रहती है, तेजपुर में तैनात रहती है हमारी 4 कोर तैनात रहती है, और दीमापुर नागालैंड का जो पूरा हिस्सा है, तवांग से जो हम लोग देखेंगे ईस्ट की तरफ का जो पूरा हिस्सा है, उसमें पूरी जो है दीमापुर वाली 4 कोर तैनात रहती है, यानी कि 2 कोर हमेशा तैनात रहती है। तीसरी स्ट्राइक कोर हमने तैयार खड़ी कर ली है, जो कि हमारी जो 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर, जिसका ब्रह्मास्त्र नाम दिया गया, वो पूरी और पूरी एक्सक्लूसिवली इसी सिक्किम बॉर्डर और अरुणाचल प्रदेश के लिए खड़ी की है। तो आप ये मान सकते हैं 2.5 कोर की बराबर हमारी जो वहां पे सेनाएं रहती हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। तो चाहे आप नाम बदलें या कुछ करें, आप इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चीन चाहे अरुणाचल प्रदेश को कोई नाम दे, कहता रहे कि उसका ये सवाल इसलिए भी जरूरी हो जाता है नीरज जी, मेरा ये सवाल इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि जब रशिया, चाइना और भारत जब एक मंच पर मिलते हैं, एक तस्वीर जब सामने आती है, बेहद दिलचस्प वो तस्वीर, जब डिनर की वो तस्वीर आती है, तो कहीं ना कहीं खबरें बनने लगती हैं कि आरआईसी जो रिक है, जो मेंबर्स हैं, अब एक बेहद करीब आने लग गए हैं, और ये तिकड़ी जो है अगर साथ आ जाती है इकोनॉमिक स्टेज पर भी और तमाम और भी पहलुओं पर भी अगर साथ आते हैं, तो जो वेस्ट पश्चिमी जो देश हैं, उनका जो दबदबा दुनिया पर रहता है, और कहते हैं कि दुनिया यहां से कंट्रोल होती है, आने वाले दिनों में एशिया से दुनिया कंट्रोल होने लगेगी। तो अगर ये चाइना चाहता है कि अगर ऐसा हो और भारत के साथ रिश्ते जो हैं सुधरे रहें, अच्छे रहें, तो उसको लद्दाख के साथ चालबाजी अरुणाचल में भी छोड़नी होगी ना। बिल्कुल, देखिए जो जिस बात को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच में जो बातचीत हुई, जो वार्ता हुई, उसमें यही कहा गया कि हम लोग एशिया की बड़ी कंट्रीज हैं हम लोग इसमें, और हम लोग एशिया में शांति चाहते हैं, और वैश्विक शांति भी इससे बढ़ेगी। क्योंकि अगर देखिए भारत और चीन के बीच में अगर किसी तरह से कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, युद्ध हो जाता है, तो ये पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरा पैदा कर सकता है। रशिया और यूक्रेन बहुत बैलेंस नहीं है, उन दोनों में बहुत डिफरेंसेस थे उसमें। इजराइल और हमास में भी बहुत डिफरेंसेस हैं, वो पूरा एक फुल स्टेट भी नहीं है। लेकिन आज अगर चीन और भारत को अगर हम लोग देखें, तो चीन की अगर दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी अगर उसके पास है, तो दूसरी सबसे बड़ी आर्मी जो है वो हमारे पास है, भारत के पास है। हमारे पास भी 14-15 लाख के करीब जो सैनिक हैं हमारे, और साथ ही दोनों ही न्यूक्लियर स्टेट है, यानी कि दोनों के पास परमाणु हथियार भी है। तो ये अगर ये कॉन्फ्लिक्ट में बदलता था, तो ये बहुत बड़ा संघर्ष हो सकता था। जैसे कि 1962 में हमारी स्थिति बहुत सही नहीं थी, मिलिट्रली अगर हम लोग बात करें, इकोनॉमिकली भी हम लोग बहुत स्ट्रांग नहीं थे उस वक्त, हमने अपनी आर्मी को बहुत स्ट्रांग नहीं किया था। लेकिन आज के समय में हमने 1962 से सीख लेके हमने अपनी सेना को खड़ा किया और इतना मजबूत किया है आज की वो चीन का मुकाबला करने के लिए तैयार थी। तो इसलिए बहुत जरूरी था कि ये कॉन्फ्लिक्ट को खत्म किया जाए, और ये बिल्कुल ठीक बात है। अब जो वेस्टर्न कंट्रीज है, पश्चिमी देश जो है, जो ये पहले इस ब्रिक्स की जो समिट हुई कजान में, इसको समझ रहे थे कि ये पुतिन ने जो इसको ऑर्गेनाइज किया है, इसको रशिया के प्रेसिडेंट, हालांकि उनका इंपॉर्टेंट रोल है,
लेकिन चेतन, मैं आपको ये बता दूं कि ब्रिक्स में अगर ये सारे देश इकट्ठा हुए, 36 देश, और जिसमें 22 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष इकट्ठा हुए, तो उसमें भारत की बहुत बड़ी भूमिका है। ऐसे समय में जब युद्ध शुरू हुआ 2022 में, तब बिल्कुल वाकई में रशिया पूरा अलग थलग था, किसी कोई साथ नहीं देता था उसका। यूएन में अगर आप देखेंगे, जो वोट्स पढ़ते थे उसको, वो सब एब्सेंट हो जाते थे उससे, या फिर उसके अगेंस्ट में वोट पड़ते थे। उसके फेवर में बेलारूस को छोड़ के या एक आध कोई अफ्रीकन कंट्री को छोड़ के कोई नहीं आता था। लेकिन जब पूरी दुनिया ने देखा कि भारत जो है वो रशिया का साथ नहीं छोड़ रहा है, वो उसके साथ तेल भी उससे खरीद रहा है, हथियार भी उससे खरीद रहा है, उसके साथ रिलेशन भी बना रहा है, तब जाके लोगों में एक कॉन्फिडेंस आया रशिया के प्रति, पुतिन के प्रति, और उनको पता चला जो वेस्टर्न नैरेटिव था कि आखिरकार युद्ध क्यों चल रहा है। युद्ध खत्म करने की कोशिशें जो है अगर कर रहा है रशिया, कर रहा है पुतिन, कर रहा है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज हथियार दे दे के उसको खत्म नहीं करने दे रहे हैं, चाहे इंग्लैंड हो चाहे अमेरिका हो। तब जाके लोगों को समझ में आया, लोग यानी कि देशों को समझ में आया, और तब जाके ये ब्रिक्स का जो है पिछले 1-1.5-2 साल में ये जो है विस्तार हुआ है। इसमें जो कंट्रीज जुड़ी है, आप देखेंगे कौन कौन सी कंट्रीज इसमें जुड़ी है, यूएई, ईरान, इथियोपिया, मिस्र, और ये सब वो कंट्रीज हैं जो भारत के साथ बहुत संबंध अच्छे। आप देखिए यूएई के जो अमीर हैं उनके साथ कैसी ट्यूनिंग है प्रधानमंत्री मोदी की, मिस्र जो राष्ट्रपति है उनके साथ देखिए, ईरान जिससे आज कोई देश मिलना नहीं चाह रहा, उसके राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री मोदी मिल रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं। नेतन्याहू चाहे उनके कितने ही जिगरी दोस्त क्यों ना हो, तो ये सब बहुत लाने में भारत की बहुत बड़ी भूमिका रही है, और इसीलिए अब पश्चिमी देशों को थोड़ा सा इस बात को खतरा है। हालांकि ये आर्थिक मंच है ब्रिक्स, लेकिन ये सब कंट्रीज जो आपस में आई हैं, और खासतौर से भारत, चीन और रशिया, ये वेस्टर्न कंट्रीज को सोने नहीं देगा। और इसी कूटनीतिक जीत की हम बात कर रहे हैं, इसका हम जिक्र कर रहे हैं कि एक तो इजराइल के हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, और जिसके साथ इजराइल लड़ रहा है उसके साथ भी हम बात कर लेते हैं, फिलिस्तीन को भी मदद पहुंचा देते हैं, और हमसे कोई कुछ कहता भी नहीं। यही कूटनीतिक जीत होती है कि हमने चाइना के साथ भी एक अच्छी बातचीत करके कहीं ना कहीं मसला जो है वो काफी हद तक सुलझा लिया है। इस बात का जिक्र खुद एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं उन्होंने भी किया कि 2022 से हमारी बातचीत चल रही थी, लोगों को लग रहा था कि हम बात नहीं कर रहे हैं, हमारा कुछ हो नहीं रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं, चाइना जो है हमें दिन ब दिन आंख दिखा रहा है, लेकिन हम लगातार बात कर रहे थे, और नतीजा आपके सामने। निपुण जी। चेतन जी, देखिए 21 दौर की हमारी बातचीत हो चुकी थी, और खुद हमारे जयशंकर जी ने कहा कि ये हमारे जो धैर्य है उसका ये परिणाम है, और हमने धैर्य रखा। देखिए, भारत लगातार बोलता आया है कि वॉर का ये ईरा नहीं है, ये ईरा जो है वो कोऑपरेशन का है, सहयोग का है। तो भारत ने खुद इनिशिएट लिया कि कैसे भी करके, और डिप्लोमेसी का एक तरीका होता है कि अगर आप ऐंठे रहेंगे, जो आप देखते हैं कि पूरा आपका रशिया यूक्रेन का जो वॉर है, ये एक ईगो वाला, इसको हम बोलते हैं आईआर की भाषा में, इंटरनेशनल रिलेशन की भाषा में, चिकन डायनोमा गेम। ये दो मुर्गे लड़ते हैं और वो अपने को ईगो में पीछे हटने को तैयार नहीं होते। लेकिन आपने देखा कि पीएम, देखिए आपका जो बॉडी पोस्चर होता है नेताओं का, ये बहुत कुछ बयां करता है। जो आप विजुअल चला रहे हैं, जैसे पीएम मोदी एंट्री करते हैं तो पहले वो हैंड अपना आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जिनपिंग जी कहते हैं आइए आइए आगे, यहाँ पे खड़े होते हैं, यहाँ पे हाथ मिलाते हैं। मोदी जी के चेहरे पे उत्साह है, हाथ में एनर्जी है, पूरे एनर्जेटिक लोग बात कर रहे हैं। जिनपिंग के चेहरे पे कोई भी, ना तो कोई प्रसन्नता का भाव है, ना उदासी का भाव है, नॉर्मल उनका फेस रहा। मीन डेट कि हमने इनिशिएटिव लिया। जो बार बार बोलता है कि भाई बात करो बात करो बात करो, हमने ये नहीं सोचा कि हम झुक गए और हम अड़ गए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। डिप्लोमेसी में ये सब ईगो को एक साइड में रखना पड़ता है, पहली बात। और दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि चीन को लेकर कि लद्दाख का मैटर सुलझा, अरुणाचल, लद्दाख का कोई मैटर सुलझा नहीं है। मैटर इसमें सुलझा है कि एलएसी पर जो नजरिए हमारे अलग अलग हैं। हम बोलते हैं एलएसी ये है, एलएसी जो पूरा एक लाइन जो अक्साई चीन के साथ खींची गई है, इसमें कुछ पॉइंट्स पर तो सहमति है कि ये एलएसी है, कुछ पॉइंट ऐसे थे जिन पर सहमति नहीं हो पाई थी। 93 में समझौता हुआ था, इसमें यह बात हुई कि जहां पर सहमति नहीं हो पा रही कोई बात नहीं, जैसे मान लीजिए एक रेखा ये, एक लाइन ये, तो उन्होंने कहा ठीक है इन दोनों रेखाओं को मान लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं इस वाले बीच वाले हिस्से में हम पेट्रोलिंग क्या करेंगे। और पेट्रोलिंग में ये होता था कि दोनों सेनाओं में सहमति थी कि एक समय वो पेट्रोलिंग करने आ जाए, देखने आ जाए कि सब ठीक है, कि एक समय वो आ जाए। पहले भी कई बार हुआ था कि दोनों जो सेनाएं आमने सामने कई बार हुई, तब कमांडर लेवल बात होकर दोनों पीछे हट जाया कर चले जाया करते थे। लेकिन हुआ ये कि 2020 में जो गलवान क्लैश क्या हुआ, वो पेट्रोलिंग करने आए उस खाली वाले एरिया में और वहां के तंबू गाड़ के बैठ गए कि हम यही रुकेंगे। इसको कहा जाता है इस्लामिक स्लाइसिंग, जो मैं कई बार गांवों में देखता हूं कि कोई किसान दूसरे के खेत में कब्जा करने का, उसको डोल बोलते हैं हम लोग, डोल, और डोल धीरे धीरे बढ़ाते चले जाते हैं। चीन ने वही काम किया, उस पर हमारा क्लैश हो गया 2020 में। जो ये दावा था कि चीन हमारे एरिया में, ऐसा कुछ भी नहीं था। और रही बात कि आगे नहीं होगा चीन के साथ, ऐसा नहीं था कि बात समझिएगा
चीन चाहता है वर्ल्ड का बॉस बनना, और वर्ल्ड के बॉस बनने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, पहले एशिया के अंदर यूनिपोलरशिप बनानी पड़ेगी। एशिया में कौन सा ऐसा देश है जो चीन की रफ्तार को रोक सकता है, वो है भारत। अगर आज भारत ये कह दे कि चाइना इज द बॉस और चाइना को बॉस भारत मान ले, तो बात यहीं पर खत्म हो सकती है। लेकिन दिक्कत क्या है कि दोनों ही सिविलाइजेशन, चाहे वो भारत की सिविलाइजेशन हो या चीन की सिविलाइजेशन हो, दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, दोनों के अंदर ही पोटेंशियल है वर्ल्ड का बॉस बनने का, लीडर बनने का। बस भारत का जो एक कल्चर रही है वो स्टैटिक कल्चर नहीं रही है। भारत ने वसुधैव कुटुंबकम की बात करी है, बिल्कुल। भारत ने सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात की है। और चीन की आप देखिए, चीन को आप देखिए कि 93 में, 96 में, 2005 में, 2012 में हमारे 5 समझौते हुए, जिसमें हमने ये तय किया कि हम बॉर्डर पे शांति रखेंगे, एक दूसरे के सोवरेनिटी का सम्मान करेंगे, और तीसरी बात, एक दूसरे के बीच में रोड़ा नहीं अटकाएंगे। लेकिन होता क्या है, जैसे चीन और भारत की इकोनॉमी में एक बड़ा गैप शुरू होता है, आप देखेंगे 90 तक भारत और चीन की इकोनॉमी लगभग पैरेलल चल रही थी, लेकिन 90 के बाद ये आप देखते हैं लगातार चीन की इकोनॉमी में उछाल आता चला गया। आज हम 4 ट्रिलियन के, वो 18 ट्रिलियन का। तो बिल्कुल जो संवेदनशीलता है उन पर ध्यान देना बंद कर दिया। और देखिए, आप समझिए ध्यान से, जो मोदी जी ने बोला, आपने जो स्टार्टिंग में बोला कि मोदी जी ने एक ही बात 3 बार बोली है अपने ओपनिंग एड्रेस में। क्या बोला? म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रेस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी, ये सी की बात थी। तो बात यह कि चीन ने अभी लद्दाख को लेकर भी कोई सहमति, ये नहीं कि अक्साई चीन खाली कर दिया। और रही बात अरुणाचल प्रदेश की, उसको अरुणाचल प्रदेश से ज्यादा मतलब नहीं है, उसको त्वांग से ज्यादा मतलब है। अरुणाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट है त्वांग, और त्वांग जो है वो जो तिब्बत का एक कल्चरल हेरिटेज है। जैसे हमारे 4 पीठ हम बात करते हैं, 4 धाम की बात करते हैं, ऐसे तिब्बतियों का जो कल्चर हेरिटेज है वो त्वांग है। तो वो एक बार्गेनिंग पॉइंट करना चाहता है कि अरुणाचल प्रदेश पूरा तुम ले लो, त्वांग हम पूरी तरह, अभी ये बात आपकी सही है कि हम पूरी तरह इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते, चाइना की चालबाजी को इग्नोर नहीं किया जा सकता नीरज जी, क्योंकि अब जब चाइना से क्लैश होता है तो काफी सारी बातें होती हैं और गुस्सा भी लोगों में होता है। चाइनीज आइटम्स का बॉयकॉट करने की भी बात की जाती है। अब ये जो खबरें आती हैं, हालांकि आप दोनों ने बहुत अच्छे से समझाया कि किस तरीके से चाइना झुका और भारत ने आगे आके इसकी पहल हमेशा से की है कि हम लड़ाई नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ समझौता चाहते हैं, आपको भी नुकसान ना पहुंचे, हमें भी नुकसान ना पहुंचे, और किसी की भी सीमा को नुकसान ना पहुंचाकर एक दूसरे का सम्मान हम लोग करें, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। अब जब भारत और चीन वहां से अपने अपने सैनिकों को पीछे हटाने की बात जब करता है, तो उसके बाद कई देशों की इस पर नजर रहती है, क्योंकि जब ये क्लैश हुआ तो काफी सारे बयान हर देश से कहीं ना कहीं सामने आए थे। अमेरिका और ब्रिटेन से भी कई चीजें सामने आई थी। अब वहां पर क्या चल रहा है, उनका क्या रवैया है इस चीज को लेकर, और पाकिस्तान, क्योंकि हालांकि पाकिस्तान की हैसियत तो इसको हम नहीं मानते, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो चीन के टुकड़ों पर कहीं ना कहीं पलता है, तो उसको भी कहीं ना कहीं मिर्ची इस बात की लग रही होगी भारत से रिश्ते बढ़ रहे हैं। बिल्कुल चेतन, इसमें एक पहली बात तो ये है कि जो अभी बॉर्डर पर जो समझौता हुआ है उसके तहत जो डिसएंगेजमेंट हुआ है, इसमें बहुत चांसेस रहते हैं क्लैश होने के, फिर से क्लैश होने के बहुत बड़े चांसेस रहते हैं। डिसएंगेजमेंट क्योंकि हमने अभी ओवर द टेबल, जिसको हम लोग बोलते हैं डिप्लोमेसी में, टॉक्स के जरिए जो है हमने वो समझौता कर लिया कि डिसएंगेजमेंट हम लोग कर लेते हैं। कितना हुआ है, कहां तक करना है, कितने पीछे हटना है, ये जो डिसाइडिंग फैक्टर ये आर्मी करती है, और आर्मी के भी जो फील्ड कमांडर्स है वो करते हैं वहां पर। और उसी दौरान जो है कि कितना आप पीछे जाएंगे, आप कितनी बात हुई थी, आपकी लास्ट कितनी 21 दौर की मीटिंग में कितनी बात हुई थी, उसको लेकर बहुत कन्फ्रंट्रेशन उसमें होता है। अगर आप ये याद रखिए, जो गलवान वैली वाली जो हमारा जो झड़प हुई थी 2020 में 15-16 जून को, वो इसी डिसएंगेजमेंट के दौरान ही हुआ था। उससे एक दिन पहले फ्लैग मीटिंग हुई थी जो कर्नल संतोष बाबू थे और जो चीन के जो कमांडर थे उनके बीच में, कि जो अभी रिपोर्ट जी बता रहे थे कि कैंप उन्होंने लगा लिए थे, टेंट लगा लिए थे, उसको हटाने के ऊपर बात हो गई थी, सहमति हो गई थी कि वो टेंट हटा लेंगे। लेकिन उस सब के बावजूद भी उन्होंने टेंट नहीं हटाया, रात में टेंट उन्होंने नहीं हटाया था अपना। उसको हटाने के लिए ही जो हमारे जो सैनिक थे और फिर कर्नल संतोष बाबू थे, वो कहने के लिए गए थे कि आपने तो कहा था फ्लैग मीटिंग में कि आप ये हटा लेंगे, टेंट हटा लेंगे, लेकिन आपने हटाया नहीं यहाँ पर। तो वहां पर जो था फिर वो हमारे सैनिकों ने उसमें कुछ में आग लगा दी, उनके टेंटों में लगा दी, तो वो लड़ाई इतनी ज्यादा हो गई कि वहीं पर क्लैश हो गया। तो ये बहुत बहुत सेंसिटिव मैटर है। हमने कह दिया कि हमने एग्रीमेंट कर लिया डिसएंगेजमेंट, लेकिन कन्फ्रंट्रेशन की स्थिति रहेगी। लेकिन दूसरी बात इसमें ये क्या तब भी हो सकता है नीरज जी, क्योंकि चीन ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये अभी सिर्फ टेबल पे हुआ है,
ये तो अभी डिप्लोमेसी लेवल पर हुआ है, ये टेबल पर हुआ है, ये अभी अभी आर्मी इसमें इन्वॉल्वमेंट उनका रहना है। अभी 21 दौर की जो मीटिंग्स हुई हैं उस समय के बाद तो कोई बात नहीं आई थी ना, फिर डिप्लोमेसी आई बीच में कि हम कर लेते हैं उसको। अगर आप थल सेना प्रमुख के बयान को देखेंगे इस एग्रीमेंट के बाद, उन्होंने यही कहा कि मैं जो है डिप्लोमेटिक बयान ही दे सकता हूँ इसमें। कहीं ना कहीं इसमें ऑपरेशनल, इसमें अभी अभी हमारे चुनौतियां हमारे सामने हैं इसमें कि कैसे वो करेंगे, कितना पीछे हटेंगे, कहां तक हम लोग पेट्रोलिंग कर सकेंगे, कहां तक देख पाएंगे हम लोग उनको कि कितना वो पीछे गए। तो वो दूसरा एक चीज और इसमें चेतन हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जो हम लोग विदेशी कंट्री मान लेते हैं, पश्चिमी भी ना कहें तो, उनकी निगाहें हैं, वो चाहते नहीं थे कि इसी तरीके से अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत और चीन का संबंध अच्छे हो, जो बिल्कुल जैसे कि निपुण जी ने भी, और सबको जग जाहिर है कि नहीं चाहता था कि वो नहीं संबंध अच्छे होने चाहिए। तो वो इसमें कहीं ना कहीं जरूर रोड़ा अटकाएंगे, आप देखना इसमें उनकी कोशिशें रहेंगी, चाहे सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए या किसी के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे कि ऐसे ऐसे कन्फेडरेशन है। क्योंकि फिर इंडिया में हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमारे यहाँ पे जो लोगों की जो भावनाएं होती है बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर जरा से भी उनको इस बात का लगता है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में फंसते हैं, चाहे ओपोजिशन पार्टी हो चाहे फिर आम लोग हो, तो फिर वो दिक्कतें होती हैं। फिर पॉलिटिकल लीडरशिप पर जाएगी बात, फिर वो मिलिट्री लीडरशिप पर जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने पश्चिमी देशों की बात की, उन्हें तो पचेगा नहीं। और हालांकि अब काफी सारी चुनौतियां अभी भी हैं, जिस तरीके से नीरज जी ने हमें बताया, निपुण जी ने बताया कि सिर्फ समझौता हो जाना सब कुछ नहीं होता है, टेबल पे बातचीत हो जाना सब कुछ नहीं होता है। सेना के एंड से भी बहुत सारी चीजें अभी होनी है और इसमें भी वक्त कितना लगेगा, चाइना कितना माना है कितना नहीं माना है, यह भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। हालांकि 5 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात तो हुई है, मुलाकात के कई सारे मायने भी हम लोग रोजाना बैठकर निकाल रहे हैं, लेकिन उसके बाद कितना फायदा हमें मिल पाता है यह देखने वाली बात होगी। क्योंकि गए तो हम पाकिस्तान भी थे, पाकिस्तान ने भी पीठ में छुरा ही घोंपने का काम किया था 1 साल बाद, यह भी हमें याद है। हालांकि ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी आपका, साथ ही निपुण जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम ये चीजें हमें बताने के लिए, बारीकी से हमें समझाने के लिए कि आखिरकार ये पूरा मुद्दा क्या है, कितना ये मुद्दा सुलझा है और आगे आने वाले अब इसके क्या और पहलू हैं जो अभी बचे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इस वीडियो को आप देख रहे हैं। और इसी के साथ तमाम ऐसी जानकारियों के लिए, तमाम ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।